धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम, न सफाई न साफ पानी, जहां सालों तक लोग नरक जैसा जीवन जीने के लिए विवश हैं। उन मलिन झुग्गियों के स्थान पर साफ सुथरे घर बनाने का प्रस्ताव है, पर राहुल गांधी इसे 1 लाख करोड़ की चोरी बता रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। आखिर क्यों धारावी जैसे स्लम को भारत में चाहते हैं कुछ पॉलिटिशियंस? इससे इनका क्या लाभ होगा? ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। और इन झुग्गियों से भारत का क्या नुकसान है? Can you believe it? Look at India. It's filthy. क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? कैसे बदलेगा एशिया का सबसे बड़ा स्लम? अडानी का इसमें क्या रोल है और क्या भारत के पॉलिटिशियन सिंगापुर से कुछ सीख सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धारावी मुंबई की पहचान का एक अहम हिस्सा है। धारावी अपने छोटे छोटे परंतु जीवंत उद्योगों और जुझारू निवासियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एरिया 10 लाख से अधिक लोगों की विविध आबादी का घर है और यह एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम। लेकिन आज ये एरिया महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की धुरी बन चुका है। धारावी कभी ना मछुआरों का गांव हुआ करता था। अब लोग यहाँ पर गलीच अवस्था में रहते हैं। स्थान की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ यहाँ के रहन सहन की स्थिति चुनौतीपूर्ण ही रही है। भीड़ भाड़ वाले घर, बेसिक स्वच्छता का अभाव और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी धारावी के लोगों की आमतौर के जीवन का हिस्सा रही है। परंतु अब धारावी केवल दरिद्रता का प्रतीक नहीं रहा है। आज की डेट में यह ना केवल एक प्राइम रियल एस्टेट का केंद्र है, बल्कि राजनीतिक शक्ति की भी लड़ाई का केंद्र बन चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन या कहें पुनर्वास और नवीनीकरण प्रोजेक्ट है, जो धारावी में बसे लोगों की जीवन शैली और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। और अभी इस प्रोजेक्ट का टेंडर ना अडानी ग्रुप को मिला है। पर यह प्रोजेक्ट आज पास नहीं हुआ। इसे पास किए हुए अभी तक 18 वर्ष बीत चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 18 वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर क्या क्या हुआ था? धारावी परियोजना अपने लॉन्च के बाद से ही राजनीतिक शतरंज का प्यादा बनी हुई है। 1990 के दशक में एनडीए सरकार ने इस परियोजना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण इसे पूरा करना एक असंभव कार्य बन चुका था। तब से लेकर अब तक कुछ लोग मानते हैं कि पिछली सरकारों ने नौकरशाही अड़चनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस परियोजना में देरी कर दी। वहीं अन्य लोगों का कहना यह है कि अपने स्वार्थी हितों के लिए इस प्रगति में रुकावट डाली गई और 2004 आते आते केवल 85 घर ही बन पाए। अब समय के साथ साथ ना धारावी में काफी बदलाव आए हैं और यहाँ पर गरीबी का स्तर बढ़ता ही गया है। हालात ये हैं कि आज धारावी में विदेशी पर्यटकों को पॉवर्टी टूर बेचना एक स्थापित व्यवसाय बन चुका है। विदेशी पर्यटक भारत आते हैं भारत की गरीबी देखने के लिए और उन्हें धारावी दिखाई जाती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन शायद आपको याद होगा, जब सर्किट विदेशी सैलानी से पूछता है, भूखा नंगा इंडिया ही क्यों देखने आते हो तुम लोग? वो धारावी ही है। वो सैलानी जब अपने घर में वापस जाते हैं तो भारत की क्या इमेज को लेकर जाते होंगे, आप स्वयं सोचिए। और यही इमेज फिर हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई भी जाती है। लेकिन आज जब इस स्लम को, इस आइडेंटिटी को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध ना आंदोलन किए जा रहे हैं। 1990 के दशक की बनाई हुई योजना अब पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए सरकार ने इस परियोजना को पूरी तरीके से पुनर्विकसित करने का निर्णय लिया और 2023 में अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है। अब चलिए सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वर्तमान में। महाराष्ट्र के चुनाव सर पर हैं और इसी बीच राहुल गांधी धारावी की एक रैली के दौरान ये स्टेटमेंट दे देते हैं, ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। और इस बयान के बाद धारावी का नाम महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियों में और तेजी से गूंज रहा था। धारावी पुनर्विकास योजना अब एक राजनीतिक हॉट टॉपिक बन चुकी थी और यह रैली केवल एक राजनीतिक रैली नहीं थी, यह एक विरोध प्रदर्शन भी था अडानी ग्रुप और एनडीए के विरुद्ध। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आदित्य ठाकरे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कह रहे हैं कि मुंबई की धारावी को अडानी को ना फ्री में दे दिया गया है और इसी के समर्थन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में इस पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने की बात कर दी है। और इस बात पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिंदे का भी ना एक बयान आता है।
सुनिए। अरे भैया, रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? 2.5 साल में तो सब मेट्रो को भी स्टे दिया था, कारशेड को भी स्टे दिया था, कोस्टल को भी स्टे दिया था, नागपुर मुंबई समृद्धि को भी स्टे दिया था, जलयुक्त शिवार को भी स्टे दिया था, सभी योजनाओं को स्टे। शिंदे शिवसेना के एमपी मिलिंद देवरा इसे उद्धव ठाकरे का अहंकार बता रहे हैं और यह बात सही भी है। कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि कुछ अफवाहें फैलाकर राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास किया जाए। अंत में यह सब एक प्रचार का हथकंडा बनकर रह जाता है। अंततः पॉलिटिक्स को किनारा कर दें तो धारावी में इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है जो चुनावी मुद्दा सेट कर सकती है। जमीन पर एक डर का माहौल है, ऐसा बताया जा रहा है, और सरकार द्वारा कानून को लागू करने के लिए उठाए गए कदम भी निवासियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इससे पहले अगस्त के महीने में कांग्रेस और लेफ्ट द्वारा प्रायोजित एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी इस प्रोजेक्ट के विरोध में। अभी आगे क्या होगा यह सब चुनावी परिणामों पर निर्भर करता है। स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से अगले अध्याय की ओर बढ़ सकते हैं और यह देख सकते हैं कि झुग्गियों के पुनर्विकास ने देशों का भाग्य किस प्रकार से बदला है। तो देखिए, क्या ये प्रोजेक्ट सचमुच जनता के विरुद्ध है या ये केवल अडानी के विरुद्ध एक प्रोपेगेंडा मात्र चलाया गया है। इसे हम ना एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली से आधे क्षेत्रफल वाला ना एक एशिया में देश है। कभी झुग्गी झोपड़ियों का वो देश हुआ करता था, पर 2023 में यहाँ पर 6 में से 1 घर करोड़पति है। ये कैसे हुआ सब? चलिए अब आपको 2 तस्वीर दिखाता हूँ। एक गरीबी से पस्त झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजबूर लोग और दूसरा चमचमाती इमारतों वाला। रात में भी ऐसी चमक कि सूरज शर्मा जाए। अमीरी का वो हाल कि हर 6 परिवारों में से 1 परिवार करोड़पति। और यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों अलग अलग देश नहीं है, एक ही देश है, बस अंतर है 35 से 40 वर्षों का। देश का नाम है सिंगापुर। इसे 1963 में फिरंगियों से आजादी मिली। तब गहन गरीबी थी, लेकिन महज 30-35 वर्षों में दुनिया के अमीर देशों में गिना जाने लगा इसे। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे वक्त तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 1959 में सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद भी विदेश नीति को ब्रिटेन कंट्रोल करता रहा था। 1959 में एक बड़ा परिवर्तन होता है। सिंगापुर की सत्ता में एंट्री होती है एक हीरो की। ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके सामने कई चुनौतियां थी। देश की इकोनॉमी खस्ता हाल में थी, या यूं कहें कि खस्ता हाल बना दी गई थी। ब्रिटेन ने करीब 150 सालों तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि 1959 में यहाँ 80% जनता झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। 1960 के दशक में सिंगापुर दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक था। इन लोगों को झुग्गियों से निकालने का मात्र एक ही तरीका था, इकोनॉमी में एम्पावरमेंट और स्लम रीडेवलपमेंट। सिंगापुर एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने लोगों को सार्वजनिक आवास की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए 1960 में 2 नए प्राधिकरण की स्थापना की, योजना विभाग और आवास एवं विकास बोर्ड। 1966 की एचडीबी रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय क्षेत्र में 3 लाख लोग अवैध बस्तियों में रहते थे और 2,50,000 लोग गंदी दुकानों में रहते थे। 1966 में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून लेके आती है। जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए जाते हैं ताकि लोग सस्ती दरों पर अपना घर खरीद सके। इसके लिए एक अलग स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग बचत करना शुरू करें। हर कर्मचारी की 25% सैलरी सरकारी सेविंग स्कीम में डाली जाती थी। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिल सका। सिंगापुर का पहला स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गोल्डन शू क्षेत्र में शुरू होता है और इस प्रकार 1976 तक सिंगापुर के 50% से ज्यादा लोग एचडीबी फ्लैट में रहने लगे थे, जबकि 1959 में सार्वजनिक आवास में सिर्फ 8.8% लोग रहते थे। 1980 के दशक तक 80% से अधिक सिंगापुर वासी एचडीबी फ्लैट्स में रहने लगे थे। गोल्डन शू डिस्ट्रिक्ट के रीडेवलपमेंट के बाद सरकार ने अपना ध्यान सिंगापुर नदी क्षेत्र की ओर लगाया, जो भारी प्रदूषण से ग्रस्त था। सफाई का कार्य 1987 तक पूरा हो गया था और 1999 में 6 किलोमीटर लंबा नदी के किनारे पैदल रास्ता भी बनाया गया। इस प्रकार सिंगापुर, जो कभी गरीबी और आवास की समस्या से जूझ रहा था, वही 2019 में यूएसए को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी वाला देश बन चुका था। जो हाल सिंगापुर का 1960 के दशक में था, वही हाल अब धारावी का हो चला है। इस पर ध्यान इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है।
अब इस सिंगापुर सिटी कंट्री को हम धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर सकते हैं। कुल जमा बात यह है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो परिवर्तन आवश्यक है और धारावी परिवर्तन की ओर देख रहा है। पर धारावी जैसे इन स्लम्स को हटाने से क्या होगा? क्या भारत भी सिंगापुर के जैसा साफ सुथरा बन जाएगा? वो ना आगे देखते हैं। आपने शायद इस बात पर हमारी तरह गौर किया होगा कि विदेशों में भारत की जो पहचान है ना, वो एक स्लम वाले गरीबों के देश के रूप में की जाती है। इसका अंदाजा सीधे रूप से आप लगा सकते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में भारत को किस प्रकार से दिखाया जाता है। जब उन्हें अमेरिका को दिखाना होता है तो उसके लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया जाता है, फ्रांस के लिए एफिल टावर को, तो वहीं यूएई के लिए बुर्ज खलीफा को दिखाते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की तो उसके लिए ना वार्म येलो रंग से एडिट हुआ मलिन बस्तियों को दिखाया जाता है। आप इसके ना कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर। ये ले पैसा। जमाल, जल्दी से बाहर निकल, प्रकाश को जा रहा है। एवेंजर्स या एक्सट्रैक्शन। फिल्मकार गंदगी दिखाते हैं और दर्शक समझ जाते हैं कि हाँ ये तो भारत ही है। देखिए, फिल्में वास्तविकता नहीं होती परंतु वास्तविकता से प्रेरित होती हैं और इसीलिए जो इसमें दिखाया जाता है ना, वो दर्शकों के मस्तिष्क में एक गहरी छाप छोड़ता है। और यहाँ हमेशा भारत को भूखा, गरीब, गंदा दिखाया जाता है। और ऐसी फिल्मों का प्रभाव ये होता है कि विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं स्लम पर्यटन के लिए और भारत की गरीबी को दिखाकर अपने YouTube चैनल से ना खूब पैसा कमाते हैं, यानी भारत की और घटिया इमेज को बनाने में मदद करते हैं। Today I'm going to be traveling to the world's most famous slum. Now we're going to go and find a ritual and take us to one of Asia's biggest slums. Hey everyone, today I am going on a slums tour. It's one of the largest slums here in India. Yeah, India. So many people dirty and poor. और इस सब का कारण ये भी है कि उपनिवेशक के तौर पर भारत में रहने वाले गोरों के लिए भारत आज भी वैसा ही देश है जैसा वो छोड़कर गए थे और वह इस धारणा से निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भारत में ही है। और इस बात को दूसरे ढंग से कहा जाए तो इस देश की शहरी आबादी का 18% लोग झुग्गियों में रहता है। आप भारत की गरीबी पर ना अनेकों विदेशी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से गरीबी दिखाना और उसके बारे में बताकर पैसा कमाना, इसे ना पॉवर्टी पॉर्न कहा जाता है। ऐसी फिल्म्स और आर्टिकल्स का ना भारत में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर ये फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और ऐसे आर्टिकल्स को भारत में लोग पढ़ते भी नहीं हैं। पर विदेशों में ये फिल्में और ये आर्टिकल खूब बिकते हैं, इसीलिए ऐसी फिल्मों को और ऐसे आर्टिकल्स को कई पुरस्कार भी मिलते हैं। वैसे इस प्रकार के स्लम्स जो है ना, वो कई देशों में हैं, पर भारत की छवि स्लम से जुड़ जाना ये एक शर्म की बात है। भारत में ऐसे अनेकों स्थान हैं जिससे उसकी पहचान हो सके, परंतु ये भी सत्य है कि भारत में बहुत सारे स्लम्स भी हैं। इसीलिए हमें इस पहचान को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। अब आप स्वयं सोचिए कि भारत का इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा ये स्लम्स हैं। धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, इसका आकार एक फुटबॉल पिच जितना ही है बस, पर यह पूरे भारत की छवि को स्लम वाली बना देता है। धारावी का विकास केवल भारत की पहचान को अच्छा बनाने के लिए नहीं, अपितु अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी किया जाना चाहिए। यह विश्व में भारत द्वारा किए गए एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में भी कार्य करेगा, जैसे कि लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, सियोल और शंघाई जैसे देशों ने अपने स्लम को आवासीय परियोजना में बदल दिया है। आज इन नगरों की पहचान उनके स्लम से नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरे विकसित नगर से है। इसलिए नए भारत के निर्माण में इस नए आवासीय परियोजना को अवश्य पूरा होना चाहिए। लेकिन आखिर इतनी महत्वपूर्ण योजना को इतने समय से टाला क्यों गया? इन सब के पीछे क्या राजनीति है, या फिर ये प्रोजेक्ट्स बस एक वोट बैंक पाने का जरिया मात्र है? चलिए इसे ना हम अगले अध्याय में समझते हैं। देखिए, स्लम्स का होना किसी देश की छवि को बर्बाद कर सकता है, वहां के समाज को आत्मग्लानि से भर देता है और स्लम्स के हटने पर एक छोटा सा देश अन्य देश के लिए उदाहरण बन जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिन नेताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो भारत को इन स्लम्स से मुक्ति दिलाएंगे, वो राजनेता इन्हीं स्लम्स को जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं?
आखिर क्यों वो सिर्फ नारे में ही देश की गरीबी को हटाना चाहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को झुग्गी झोपड़ी से बाहर आते नहीं देख सकते? तो सच ना थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सच यही है कि एक गरीब आदमी को मैनिपुलेट करना इजी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्लम में रह रहा होता है उसे एक लाइफस्टाइल की आदत लगने लगती है। साफ सफाई, साफ पानी, सीवरेज की सुविधा, बीमारी मुक्त जीवन, ये सब तो उसकी सोच से ही परे की बातें होती हैं। उनके घर पर एक बार आकर खाना खा लो, उनको कुछ यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, पानी का बिल माफ कर दो, चुनावों के दौरान कुछ झूठे वादे कर दो, बस हो गया काम, तैयार हो गया आपका वोट बैंक। अभी महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान ही ना राहुल गांधी ने 5 वादे करे हैं, जिनमें से एक है 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, फार्मर्स का 3 लाख तक का लोन माफ और 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि उन्हें देने का वादा। राहुल गांधी ने महिलाओं को 3,000 रुपए मंथली तथा मुफ्त बस सुविधा देने का वादा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 4,000 हर महीने देने का वादा किया है और कांग्रेस के बाद ऐसे ही फ्रीबीज के वादे बीजेपी ने भी करने शुरू कर दिए हैं। अब ये मुफ्त में चीजों को बांटना इतना आत्मघाती है कि इस बात पर 2023 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था, जो चुनाव से पहले फ्रीबीज के खिलाफ था। पंजाब में फ्रीबीज के कारण उनके राज्य का खजाना खाली हो चुका है और वो चाहते थे कि केंद्र सरकार उन्हें इन वादों को पूरा करने में ना मदद करे और पैसा देकर। गरीब जीवन की समस्याओं में फंसे आदमी को मैनिपुलेट करना सरल होता है, कदाचित इसी कारण उसे गरीब रखा भी जाता है। भारत जितना गरीब 1956 में था, उतना ही गरीब 1986 में भी था, बस बीच में नारे आए गरीबी हटाओ जैसे। सरल शब्दों में कहा जाए तो गरीबी हटाना ना उद्देश्य ही नहीं था, तो धारावी स्लम को कैसे हटने दिया जाए, यही आज दिखाई देता है। मुफ्त बिजली, कुछ हजार रुपए सरकार से महीने का मिलना, ये वो चीजें हैं जो स्लम्स में रह रहे अधिकांश लोगों के लिए बहुत अधिक है और इसी कारण से ये लोग चुनाव के समय इस छोटे से लालच में आकर इन्हें वोट दे देते हैं। गरीब आदमी गरीब नहीं रहेगा तो अगले चुनाव में किसकी गरीबी को हटाने का वादा किया जाएगा भाई साहब? तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने विचारों को ना कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। साथ ही जो वीडियो आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है ना, उसे भी अवश्य देखिए, जहां आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रंप का चुनाव जीतना भारत के लिए कैसे अच्छा है या बुरा है। तो पुनः मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।